चलपति उर्फ रामचंद्र रेड्डी डेड। गरियाबंद जिले के मानपुर में उड़ीसा छत्तीसगढ़ बॉर्डर का ये है भालू डिगरी और ताराझार का जंगल, जहां फैली हुई लाशें बताती हैं कि कैंप लगाकर सुस्ताने और सीखने की तैयारी कर रहे नक्सलियों का ये ग्रुप कैसे ढेर हो गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे इलाके में फैले नक्सलियों को घेर कर जवानों ने 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। उसमें से 14 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम था मारा गया चलपति यानी रामचंद्र रेड्डी। नक्सलियों के सबसे बड़े लीडर्स में से एक चलपति रामचंद्र रेड्डी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के सीसीएम यानी केंद्रीय कमेटी का मेंबर था। नक्सलियों के संचालन के कैडर में पोलाइट ब्यूरो के बाद केंद्रीय कमेटी का मेंबर यानी सीसीएम का पद वो अहम पद था जो कि नक्सलवाद के पहले इलाके के सेंट्रल जोन की कमान संभालता था। अभी 6 महीने पहले ही चलपति को मुरली संग्राम की जगह उड़ीसा स्टेट कमेटी का सचिव बनाया गया था और इसलिए अबूझमाड़ से चलपति गरियाबंद पहुंचा था, जहां फोर्स ने उसे घेर कर मार गिराया। उसके पूरे ग्रुप को इस मुठभेड़ में नुकसान होने की खबर मिली है, जो कि नक्सलियों का अब तक का सबसे बड़ा धक्का बताया जा रहा है। तो गरियाबंद जिले के मैनपुर थाना अंतर्गत जो जनरल एरिया है, भालू डिग्गी पहाड़ी के मध्य में परसों रात से 19 तारीख की रात से इनकाउंटर चल रहा है। परसों रात से फायरिंग अभी भी जारी है। अभी तक जो सर्चिंग हो पाई कल और आज मिलाकर कुल 14 शव बरामद हुए हैं, कुल 15 हथियार बरामद हुए हैं। इनपुट्स प्राप्त हो रहे हैं, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कोई बड़ा काडर मारा गया है। हालांकि बाकी कुछ नक्सलियों के शव की भी शिनाख्ती हुई है, जिससे इतना पता चला है कि ये उड़ीसा स्टेट कमेटी के अधिकांशतः लोग थे। इंदागांव एरिया कमेटी और एसडी के एरिया कमेटी के काडर्स हैं जो मरे नक्सलियों में शामिल हैं। इधर इस बड़ी सफलता के बाद नक्सलियों के खात्मे की ओर सरकार ने एक और कदम बढ़ा दिया है। फोर्स को मिली सफलता की सभी सराहना कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के कुछ सवालों ने लगातार हो रही मुठभेड़ों पर सियासत छेड़ दी है। महंत नक्सलियों के खात्मे के पीछे औद्योगिक घराने को फायदा पहुँचाने की आशंका जता रहे हैं। देखिए, बताए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम हमारे बहादुर सैनिकों को काम की तारीफ करते हैं, उन्हें और आशीर्वाद देते हैं कि आने वाले दिनों में नक्सलियों के प्रति ऐसा व्यवहार रखें। मगर सिर्फ उनसे इतना ही निवेदन है कि हमारे भोले भाले आदिवासी नक्सलियों के चक्कर में न मारे जाएं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न हो, ये उनको ख्याल रखना चाहिए। पहले बीजापुर और अब गरियाबंद में बड़े नक्सलियों को मार गिराने में मिली फोर्स की सफलता पर सरकार गदगद है। गृह विभाग इस तरीके के अभियानों को आगे भी जारी रखने की बात कह रहा है। वहीं सियासी सवालों पर भाजपा भी कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। सीसी मेंबर एक जयराम करके है, वो पहली बार ये हुआ है कि किसी ऑपरेशन में, किसी मुठभेड़ में कोई सीसी मेंबर मारा गया हो। मुझे लगता है कि 1 करोड़ से अधिक के इनाम इनके ऊपर सभी राज्यों को मिला करके ऐसा होगा। इस तरीके से कुल मिलाकर अभी तक 14 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं। आज जिस प्रकार से सुरक्षा बल के जवान आज जो सफलता पाई है गरियाबंद के इलाके में कि इतनी बड़ी कार्रवाई, इतने बड़े नक्सल कमांडर को कभी शायद सुरक्षा बलों को शाबाशी देने के बजाय राजनीतिक बात करना ये कांग्रेस की आदत है। फिलहाल 2026 तक नक्सलियों का सफाया करने का संकल्प लेकर चल रही केंद्र और राज्य सरकार लगातार नक्सलियों की घेराबंदी कर रही है। नए हथियार और नई तकनीक से लैस फोर्स नक्सलियों को संभलने का मौका नहीं दे रही। नक्सलियों के कैंप ध्वस्त हो रहे हैं, नई भर्ती बंद हो गई है और हथियार के साथ नगद भी नक्सलियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में नक्सलवाद लगातार बड़े लीडर्स को खोने के बाद अंतिम सांसें गिनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ की उस बड़ी समस्या पर जिसे अब हम धीरे धीरे खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा हर एक कदम नक्सलियों पर भारी पड़ रहा है। इस बार जो कदम हमने उठाया है उससे ऐसा लगता है कि बीजापुर में जो ब्लास्ट की घटना नक्सलियों ने की थी उसका मिशन बदला चल रहा है और बदला भी इस कदर कि अब तक हमने हर एक जवान के बदले उनके 10 नक्सलियों को मार गिराया है। इस बार सफलता मिली है
गरियाबंद में, जहां पर नक्सलियों के सबसे बड़े कमांडेंट को मारने में सफलता मिली है। क्या है इस सफलता के मायने, किस तरीके से इसका असर होने वाला है, और जो लक्ष्य लेकर फोर्स चल रही है, सरकार चल रही है 2026 तक नक्सल के खात्मे की, क्या वो सही में सफल हो पाएंगे, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में राजनीतिक विश्लेषण और नक्सलियों को की रणनीति को बताने के लिए वह विश्लेषक के रूप में मौजूद है मिथिलेश मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले का रक्षा विशेषज्ञ के नाते विश्लेषण शेयर करेंगे वर्णिका शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता राजकुमार राठी जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस इस पूरे मामले में दूरी बनाकर रखना चाहती है, इसलिए उन्होंने इस चर्चा में जुड़ना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनसे भी जुड़ने की। मूल रूप से हमारी इस चर्चा के जरिए कोशिश यही है कि ये जो घटना हुई है, सफलता मिली है, इस सफलता के मायने क्या है, एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मिथिलेश मिश्रा जी की ओर चलते हैं और उनसे समझते हैं कि कितना बड़ा धक्का लगा है इस सफलता के बाद, और ये सफलता पहले क्यों नहीं मिल पाती थी, अब ऐसा हमने क्या स्ट्रेटेजी में बदलाव किया है कि अब हमें लगातार सफलताएं देखने को मिल रही है। देखिए, मैं जहां तक 35 वर्षों के नक्सली आंदोलन को, सशस्त्र आंदोलन को जानता हूं, तो मुझे लगता है कि 35 वर्ष के नक्सल सशस्त्र आंदोलन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब आपने किसी सेंट्रल कमेटी मेंबर को मार गिराया है, और वो भी उस इलाके में मार गिराया है जिसको अभी तक बड़ा लो प्रोफाइल इलाका समझा जाता था। लेकिन इंदा गांव एरिया कमेटी और कुल्हाड़ी घाट जो है, ये चिन्हांकित स्थान है नक्सलियों के छुपने के और प्रैक्टिस करने के लिए। तो अपने आप में ये नक्सल मूवमेंट के लिए एक बहुत ही निराशाजनक क्षण है और बहुत बड़ा नुकसान है, और इसकी भरपाई हो पाना संभव नहीं है। और इस पूरे इलाके में इस घटना के बाद ऐसा माना जा सकता है कि नक्सलियों को रणनीतिक रूप से, ज्योग्राफिक रूप से या दूसरे अन्य किसी भी स्तर पर जो एज मिला था, जो लीड मिली थी, अब वो उसको गवा दिए हैं। सुरक्षा बलों ने पैरामाउंट किया हुआ है, अपनी चढ़ाई काफी आगे तक ले गए हैं, और ये रीढ़ की हड्डी टूटती दिख रही है नक्सल आंदोलन की। बिल्कुल, रीढ़ की हड्डी टूटती दिख रही है। और हम ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो स्ट्रेटेजी है, क्या कुछ बदलाव की वजह से सफल होती दिख रही है? फोर्स ने अपने आप को क्या उन्नत किया है? फोर्स अब सेना के पैटर्न में काम कर रही है वहां पर, इस वजह से भी ये सफलता मिल रही है क्या? जी, मैं ऐसा मानता हूं कि जो अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस है, जो अब तक पिछले 20 वर्षों में हम उस स्तर पर नहीं कर पाए थे, वो अंडरग्राउंड इंटेलिजेंस और आपका ग्राउंड इंटेलिजेंस और सर्विलांस, ये तीनों मिलकर जो स्थितियां निर्मित कर रही हैं, उससे फोर्स को ये जानने में आसानी हो गई है कि कहां पर लोकेशन है और कितने लोग हैं। इतना जान लेने के बाद फोर्स के लिए ये बहुत कठिन काम नहीं है। एक दूसरा, पहले एक कंपनी या दो कंपनी जिसमें 100, 150 या 200 की संख्या में जवान और अधिकारी मोबिलाइज किए जाते थे, अब 10-10 कंपनियां लगाई जा रही हैं, जो कि ये बताती हैं कि सुरक्षा बलों में जबरदस्त उत्साह और उद्भाव है, और वो लोग इस क्षेत्र को पूरी तरह जान चुके हैं, और ये जान चुके हैं कि वहां से रिटेलिएटरी अटैक नहीं आएगा और हम कोई बड़ा नुकसान उठाने नहीं जा रहे हैं, अलबत्ता हम इनको बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। इस रणनीति के कारण नक्सलियों की बहुत बड़ी पराजय हो रही है, और सोपान दर सोपान अब वो नुकसान में जा रहे हैं, और फोर्स जो है ऊपर है, काफी बड़ा एज है फोर्स के पास। बिल्कुल, और हम यही चाहते हैं कि ये एज हमेशा बना रहे, पर ये फोर्स और नक्सलियों के बीच जंग जैसी स्थिति है, और जंग में कई बार चीजें हमें बदलती हुई परिस्थिति में भी देखने को मिलती है। वर्णिका शर्मा जी की ओर चलेंगे। वर्णिका जी, नक्सल क्षेत्र में आप लगातार अध्ययन करती रही हैं, क्या लग रहा है अब नक्सली उन नए इलाकों में जा रहे हैं जहां पर वो पैर नहीं पसारे थे, शायद पुराने इलाके से बदलकर अपना नया इलाका खोज रहे हैं, लेकिन वहां पर भी उन्हें रोकने की पूरी तैयारी हो रही है? रणनीति क्या है नक्सलियों की, अब क्या रणनीति है? घिर तो गए हैं वो चारों तरफ से।
मोहन जी, जब हम इस रणनीति को इस प्रकार से आसान भाषा में समझा जा सकता है, जब हम एक तालाब के मध्य में पत्थर फेंकते हैं तो उसका पानी छिटक के विभिन्न किनारों की ओर जाने लगता है, या जहां स्थान पाता है उस स्थान की ओर जाने लगता है, छिटक के जाता है वो उस तरफ पे। तो उसी प्रकार से जब हम केंद्र में किसी क्षेत्र को रख के कार्यवाही करते हैं तो निश्चित ही माओवादी उस कार्यवाही क्षेत्र से लगी हुई सीमा के क्षेत्र को अपना आश्रय का क्षेत्र बनाते हैं, जिसको उन्होंने 2 जोन में डिवाइड किया है। एक होता है ऑपरेशनल जोन और दूसरा होता है शेल्टर जोन। तो डेफिनेटली वो सीमा से लगे हुए राज्यों में जहां पे कार्यवाही का तरीका थोड़ा भिन्नित होता है, उसमें वहां वो पहले ही तैयारी कर चुके होते हैं, जिसको उपक्रम की अवस्था कहते हैं। वहां पे वो तैयारी करके अपना शेल्टर जोन क्रिएट करते हैं और वो वहां पे भागने का, वहां पे शरण लेने का, अपनी आश्रय स्थली लेने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन अभी जो वर्तमान की घटना हुई है, या हम जिस वर्तमान में जिस स्ट्रैटेजी के तहत अपने टैक्टिकल ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं, उसको हम समझ सकते हैं कि अब जो पॉन्ड का पानी छिटक के बाहर की ओर गया है, हमने वहां पे भी उसके एब्जॉर्बेशन की प्रॉपर व्यवस्था कर दी है। वो व्यवस्था इस प्रकार से की है कि हमने वहां पे समझ लिया है कि वहां पे कौन सी जोनल कमिटी कार्यरत है, चाहे वो जोनल कमिटी पॉलिट ब्यूरो की हो, चाहे वो केंद्रीय सांगठनिक कमेटी की, जो माओवादियों की केंद्रीय सांगठनिक कमेटी होती है, उनका या तो पोलित ब्यूरो हो या फिर उनका मिलिट्री विंग हो। कौन सा विंग वहां पे कार्यरत है और उसकी घेरेबंदी किस प्रकार से करनी है, तो हमने उस परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ एक सेमी ल्यूनर फोर्स क्रिएट कर दिया है। एक कंप्लीट घेराबंदी इस तरफ भी किया है और उस तरफ भी, मतलब 360 एंगल से हमने पूरे तरीके से उनको घेराबंदी करने की रणनीति बनाई है। यही वजह है कि हम पॉलिटिकल विंग पे भी समानांतर अटैक कर रहे हैं और उनके मिलिट्री विंग पे भी समानांतर अटैक कर रहे हैं। यही हमारे अभी के ऑपरेशन के सक्सेस की मुख्य वजह है। बिल्कुल, सफलताएं लगातार मिल रही है। अब नक्सलियों का क्या अगला कदम होगा वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन जो राजनीतिक एक्शन की बात हो रही है, इच्छा शक्ति की बात हो रही है, वो जबरदस्त तौर पर दिखती है और बीजेपी इसे एक लक्ष्य के रूप में लेकर चल रही है। चलते हैं राजकुमार राठी जी की ओर। राजकुमार जी, आप लोगों की आलोचनाएं भी हो रही है, पर भी आप लोग ने उस लक्ष्य को छोड़ा नहीं है, 2026 तक खत्म करने की बात कह रहे हैं। इसमें ग्रामीणों को कोई ठेस ना पहुंचे, कोई ऐसा व्यक्ति इसकी जद में ना जाए, ये सब सारे सवाल उठ रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण सवाल चरणदास महंत ने उठाया कि औद्योगिक घराने को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब ना किया जाए। क्या कहेंगे इस तरीके के आरोपों पर? देखिए मोहन जी, जिस प्रकार से 1 साल पहले इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार बनी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और बैठक में आप देख रहे हैं मोहन जी, छत्तीसगढ़ के अधिकारी नहीं, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सभी जो छत्तीसगढ़ से लगे हुए स्टेट हैं, वहाँ के अधिकारी को बुलाकर बैठक हो रही है। और उसका परिणाम सामने मोहन जी, जिस प्रकार से 1-1 करोड़ का नक्सली रामचंद्र जो है उनकी हत्या हो, मतलब उनको नक्सलियों ने घेर के जिस प्रकार से मारा है, और जिस प्रकार से मैं समझता हूँ हमारे जवान जिस प्रकार से, जिस मेहनत से, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से प्रमोशन सरकार उनको दे रही है और जिस हिम्मत से काम कर रहे हैं, सरकार जो है जवानों को लगातार प्रमोशन देने का काम कर रही है और सपोर्ट कर रही है। और मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जो है मोहन जी लगातार सिमटता जा रहा है। कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए मोहन जी कि जो सपना कांग्रेस सरकार पूरा नहीं कर पाई उसको भारतीय जनता पार्टी करने का काम कर रही है, और कांग्रेस इसमें भी कहीं ना कहीं राजनीति देख रही है और मैं समझता हूँ नकारात्मक राजनीति की बात कर रही है। आज आप बता रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एक सकारात्मक विपक्षी भूमिका जिस प्रकार से कांग्रेस को निभाना चाहिए, कांग्रेस नहीं निभा रही मोहन जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आलोचनाओं से नहीं डरती है, हम काम कर रहे हैं और जिस इच्छा शक्ति से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, आप देखेंगे मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ से और जिस प्रदेश में नक्सलवाद है वो समाप्त होगा। आप देख रहे हैं मोहन जी, ना तो नक्सलियों की नई भर्ती नहीं हो रही है, कैंप इनके बंद होते जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद जो है अंतिम सांस ले रहा है। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की और केंद्र की मोदी सरकार की बड़ी सफलता है। बिल्कुल, और ये सफलताएं लगातार आगे हमें मिलती रहेंगी, ऐसी उम्मीद है। मिथिलेश जी के पास एक बार और चलते हैं। ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि उनके बड़े लीडर मारे जा रहे हैं, अब नक्सली क्या कर सकते हैं जिससे हमें सचेत रहने की जरूरत है। कई बार वो
ऐसी रणनीति कुछ दिन के लिए रोकते हैं लेकिन फिर बड़ा हमला कर देते हैं। रणनीति अब क्या हो सकती है नक्सलियों की जिससे हमें बचना है? देखिए, पिछले 2 साल के अगर इनकी गतिविधियों पर आप गहराई से ध्यान देते हुए समझेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का सैन्य दल है, वो 3-4 प्रकार की समस्याओं से एक समय में ही जूझ रहा है। पहली समस्या ये है कि इनके जो पुराने लीडर, जो रणनीतिक लीडर थे और जो बहुत खूंखार थे, दुर्दांत थे, वो बूढ़े हो चुके हैं, वो हट गए मैदान से। कुछ लोगों ने सरेंडर किया और कुछ तो मारे गए कोरोना में और मर गए। दूसरा जो है, इनके पास गोला बारूद की कमी हो गई है, इनके हथियार, इनके बैरल खाली पड़े हुए हैं, इनको गोला बारूद नहीं मिल रहा है। तीसरा, संसाधनों की कमी से पार्टी जबरदस्त तरीके से जूझ रही है। पहले इनके पास कई सारे बस्तर और उड़ीसा और झारखंड और तेलंगाना और महाराष्ट्र में समानांतर इकोनॉमी चलती थी इनकी, जिससे इनका मिलिट्री विंग काम करता था, वो खत्म हो चुका है लगभग। उसकी संभावनाएं बहुत नगण्य होंगी। पांचवा जो सबसे बड़ा तत्व है वो है स्थानीय तत्व, जो पार्टी को खड़ा करता है, जो स्थानीय आदिवासी समाज से ये लोगों को उठाकर और अपने साथ जोड़कर और आंदोलन को 20-25 वर्षों तक ये खींच रहे थे, अब उसकी संभावनाएं लगभग खत्म हो रही हैं। ऐसे समय में ये लोग 2 प्रकार की कार्रवाइयां करते हैं। या तो ये सॉफ्ट टारगेट खोजते हैं जिसमें सामाजिक लोग और राजनीतिक लोग, नेता, मंत्री, विधायक होते हैं। दूसरा, इनकी स्मॉल एक्शन टीम होती है जिसमें 2 या 3 लोग होते हैं, वो बच्चे होते हैं, 18 साल से 22 साल के बीच के बच्चे होते हैं जिनको ये ट्रेन करते हैं, और वो जो है सॉफ्ट टारगेट्स की किलिंग करती है। तो अब ये उसी स्थिति में है। और एक तीसरी बात जिसको मैं कभी भी नकारूंगा नहीं, ये जरूर किसी ना किसी बड़ी घटना को भी अंजाम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चलपति इनके सेंट्रल कमेटी का मेंबर था और पिछले 30-32 साल से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और तेलंगाना के इलाके में सक्रिय था। लगभग सभी गांवों को और उसके नेटवर्क को वो समझता था, सुरक्षा बलों की रणनीतियों को भी समझता था। तो ये जरूर बदले की कार्रवाई करने की भी कोशिश करेंगे। अब चलपति नहीं है, कौन संभालेगा? इससे तो एक तरीके से उन्हें नया लीडर बनाने में काफी जद्दोजहद करनी होगी। अब नहीं, अभी भी अगर आप इनके 22 पोलित ब्यूरो मेंबर, 22-23 पोलित ब्यूरो मेंबर को जोड़ के देंगे तो इनके पास 17-18 लोग हैं। उसमें मुझे लगता है कि ये सब क्षेत्र जो है वो गणेश के पास चला जाएगा, गणेश उइके के पास चला जाएगा, जो पहले से ही इन क्षेत्रों को देख रहा था पिछले 2.5-3 साल से, और देवा भी हो सकता है। चलिए वर्णिका जी, आपको क्या लगता है कि अब जो नक्सली हैं उनकी कमर तो टूट गई है, लेकिन नक्सलवाद जो एक सहानुभूति प्राप्त कर जाता है गांव में, वो वाला फैक्टर अभी भी है या वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है और नए सिरे से अब सर नहीं उठा पाएगा नक्सलवाद, ऐसा लगता है क्या? देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या है अभी से कहना तो बहुत मुश्किल है। जैसा अभी मिथिलेश जी ने कहा, तो उसको मैं थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में बताती हूँ कि डेफिनेटली जो ये लोग स्मॉल एक्शन टीम जिसका इन्होंने जिक्र किया, चाहे उसके जरिए हो, वो एक माध्यम है स्मॉल एक्शन टीम का होना, या फिर किसी बड़ी घटना को अंजाम देना हो। डेफिनेटली वो लोग जो टेक्नोलॉजी यूज करेंगे वो होगी फियर एंड शॉक की टेक्नोलॉजी। जो भी वो करेंगे दैट टेक्नोलॉजी विल कम अंडर फियर एंड शॉक कैटेगरी। डेफिनेटली ये टीसीओसी कैंपेन को भी और बढ़ावा देंगे, मुझे ऐसा लगता है। आने वाले दिनों में ऐसी संभावनाएं हैं, जो ये टैक्टिकल काउंटर ऑपरेशन टैक्टिक्स को जो बढ़ावा देते थे वो फिर से एक बार करेंगे, ऐसा लगता है। दूसरा, आम जनता के बीच में भी ये नए, जो मैं अभी शेल्टर प्लेसेस की बात कर रही थी, ये नए स्थानों में भी अपने उपक्रम शुरू करेंगे। अभी एक चीज समझ आ रही है जो आपने कहा कि माओवादी भर्ती अब वाकई में इनकी कम हो गई है। गिनती के लोग भी अब इनके साथ सम्मिलित होने को तैयार नहीं है, क्योंकि आम जनजातीय युवा, आम जनजातीय क्षेत्र के लोग भी उस क्षेत्र में विकास को चाहते हैं। तो एकदम स्पष्ट सी बात है, उन क्षेत्रों में जब जाते हैं तो हम देख पाएंगे, जब एक बार 2 बार जाने से नहीं, अनवरत जब जाते हैं तो ये चीज महसूस होती है कि वहां पे लोग, अब जो थोड़े मोड़े लोग जुड़े हैं वो किसी संवेदना या भावुकता के लिए नहीं जुड़े हैं, किसी सहानुभूति के लिए नहीं जुड़े हैं। एकदम स्पष्ट है, वो केवल भय के कारण या दबाव के कारण जुड़े हैं। एकदम स्पष्ट। वर्णिका जी देखिए, हम स्क्रीन में भी दिखा रहे हैं एक और जो अपडेट है वो ये कि बीजापुर में एक नक्सली कैंप को
जो है वो चिन्हित कर लिया गया, फिर वहां फोर्स पहुंची, अब उस कैंप को ध्वस्त किया जा रहा है। कैंप दिख रहा है, देखिए स्क्रीन में हम दिखा पा रहे हैं, तो एक मजबूत सा भवन, आसपास कैंप जैसी जो है संरचनाएं बनाई गई थी और वहां से नक्सली तो भाग गए, लेकिन उनके कैंप को अब जवानों ने ध्वस्त कर दिया है। तो ऐसी स्थितियां लगातार मिल रही है। लेकिन एक बार फिर से सियासत पे लौटते हैं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अमित जी, हम देख रहे हैं कि बीजापुर और उसके बाद गरियाबंद में सफलताएं मिली है, और इस सफलता के बाद जो प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर आई है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस तरीके की कोशिशों के बाद किसी औद्योगिक घराने को फायदा ना पहुंचाया जाए नक्सलवाद को खत्म करने के बहाने। कांग्रेस क्या इसमें भी कोई सियासी एंगल खोज रही है, देख रही है इस तरीके की सफलताओं में भी? देखिए मोहन जी, सुरक्षा बलों के जवानों ने जो नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई में जो नक्सलियों का सफाया किया, और इस ऑपरेशन में करोड़ों के जो इनामी केंद्रीय कमेटी के कुख्यात सदस्य को भी जो इसमें खात्मा किया गया है, वो नक्सलवादियों पर करारा प्रहार है। और यह मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि निश्चित तौर पे पूरे देश के लोग चाहते हैं कि इस देश से नक्सलवाद का सफाया हो, और लगातार लाल आतंक का साया में जो लोग जी रहे थे, जो जल जंगल जमीन के असली हकदार हैं, उनको उनका हक मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से यह सफलता उन जवानों का अदम्य साहस व उनके शौर्य को मैं प्रणाम करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हर मोर्चे पर वो देश की रक्षा के लिए वो जो तत्पर रहते हैं, ऐसे वीर सैनिकों को मैं सलाम करता हूं। और लगातार आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम सब चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद का सफाया होना चाहिए, और उसमें मुझे नहीं लगता कि चाहे मिथिलेश भाई हो, चाहे राजकुमार भैया हो, चाहे वर्णिका जी हो, चाहे आप हो, हम सब चाहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इसलिए नहीं कहा जाता, इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं। लेकिन जिस प्रकार से बहुत बड़े भाग में, जिस प्रकार से अभी आपके स्क्रीन पे मैं देख रहा हूँ कि बीजापुर में जिस प्रकार के उनके ट्रेनिंग कैंप को तोड़ा जा रहा है, ये बताता है कि किस प्रकार से अंदर तक जो हमारे जवान हैं वो वहां पर जा चुके हैं। और मैं पुनः कहता हूं कि कुछ मुद्दे राजनीति से परे होने चाहिए, और राजनीति करने के लिए हर दिन बहुत से मुद्दे होते हैं, लेकिन मुझको लगता है ये राजनीति का भी सही समय नहीं है मोहन जी। और हम पूरी कांग्रेस पार्टी उन हमारे जो वीर, हमारे जो सैनिक हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं। बिल्कुल, और होना भी यही चाहिए, क्योंकि राजनीति के लिए कई मुद्दे पड़े हुए हैं, लेकिन देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की बात आती है तो सबको एक होकर एक मंच में ऐसे लोग जो कि देश के खिलाफ जंग लड़ते हैं उनको जवाब देना चाहिए। एक बार फिर से चलते हैं राजकुमार जी की ओर। राजकुमार जी, कांग्रेस भाजपा भूलकर नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ना है, ये तो सब चाहते हैं, पर एक जिम्मेदारी भी है सरकार की कि भाई इस सफलता के बाद कुछ चीजें ऐसी ना हो जो कि फिर से इसे पनपने दे दें, क्योंकि नक्सलवाद क्यों पनपता है ये हम सब जानते हैं। ऐसे शोषण वाले तत्व ना बढ़ें, इसका भी भरोसा आप लोगों को दिलाना पड़ेगा। क्या बीजेपी ये भरोसा देती है? देखिए मोहन जी, आपको जानकारी है, जब से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार नक्सलवाद प्रदेश से सिमटता जा रहा है, समाप्ति की ओर है। और हमारी सरकार ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है, जो भी नक्सली है वो आत्मसमर्पण करे और समाज की मुख्य धारा से जुड़े, और सरकार उनके लिए मकान की व्यवस्था कर रही है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कर रही है, और चाहती है कि वो समाज की मुख्य धारा से कटे, क्योंकि वो भी इंसान है मोहन जी, उसके शरीर में भी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि मनुष्य की आत्मा जो है सब में एक समान है। हो सकता है किसी कारण से वो गलत राह को पकड़ लिए, लेकिन उनको सुधार का मौका भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार दे रही है। आप जानते हैं मोहन जी, विकास का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो नक्सलवाद है, मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो नक्सलवाद है। क्योंकि आप देख रहे हैं नक्सलवाद के कारण हमारे बस्तर के कई क्षेत्र में आप देख रहे हैं सड़कें नहीं बन पाती थी, वहां पर बिजली के खंभे नहीं पहुंच पाते थे, लोगों को वहां आधारभूत सुविधा नहीं मिल पाती थी, क्योंकि नक्सलवाद कभी नहीं चाहता, नक्सली कभी नहीं चाहते कि लोगों को आधारभूत सुविधा मिले। और लगातार आप देखते थे कि रोड को काटने का काम, रोड को बनने से रोकने का काम, बिजली के खंभे को रोकने का काम नक्सलवादी करते थे। और मैं समझता हूँ मोहन जी, बस्तर के जो लोग हैं वो समझ गए हैं कि अगर हमारा कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार है, और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत हैं। क्योंकि मोहन जी, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों के मकान की चिंता की, हर व्यक्ति के सर पर पक्की छत हो, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से 18 लाख आवास छत्तीसगढ़ में आए हैं। उसके अलावा आप देखेंगे मोहन जी, सुलभ शौचालय
स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर में सुलभ शौचालय बनाए जा रहे हैं, बिजली की सुविधा हर घर में मिल रही है, और आप देख रहे हैं कि पानी जो है हर घर में पहुंच रहा है। आधारभूत सुविधा मतलब जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा है कि समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक शासन की सुविधा पहुंचे, इस संकल्प को लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में काम कर रही है। और जो हमारे ग्रामीण लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ये सरकार हमारे को आधारभूत सुविधा देने के लिए तैयार है। तो मोहन जी, मैं समझता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है वो भी नक्सलवाद के खिलाफ है, वो भी सरकार के साथ है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी सफलता है। बिल्कुल, और विकास ही एक ऐसा मॉडल है जो कि नक्सलवाद की जड़ें काट देता है। हालांकि उसके लिए भी नक्सलवाद को रोकना पहले स्टेप में ज्यादा जरूरी है। मिथिलेश जी से भी आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं, आपके क्या सुझाव हैं? इस तरीके की चीजें तो हो ही रही हैं, नक्सलवाद को पीछे ढकेला जा रहा है, पर ऐसे क्या काम किया जाए जिससे कि नक्सलवाद को दोनों तीनों मोर्चे पे रोक लिया जाए? जी देखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि नक्सलवाद का आधार जो है स्थानीय लोग हैं, जंगल में रहने वाले भोले भाले आदिवासी हैं, अलग अलग जाति समुदाय के लोग हैं, बहुत दूर के इलाकों में रहने वाले लोग हैं। वहाँ तक सरकारी योजनाएं पहुँचती भी हैं तो शायद उसका प्रतिशत जो है 1 से 5% होगा। आपने देखा वहाँ पर कई सारे सड़कें जो हैं वो कागजों पर बनी हुई है। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का नितांत अभाव है वहाँ पर, जबकि ये सारा इलाका खनिज संसाधनों से, बाकी वन संसाधनों से एकदम आच्छादित है, भरा हुआ है, उसका दोहन भी चलता है, लेकिन हम उस इलाके के लोगों को वो दे नहीं पाते हैं जो वो डिजर्व करते हैं, जो उनके लिए होना चाहिए। तो एक तो ये सारी सुविधाएं जो है वहाँ पर खड़ी कर दी जाएं और सरकार अपनी देख रेख में करे। बहुत सारी योजनाएं बनती हैं और वो योजनाएं जब इन आदिवासी क्षेत्रों में, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाती हैं तो उसका स्वरूप जो है आमूल चूल परिवर्तित कर दिया जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी खजाने से पैसा ढो ले जाने की प्रक्रिया बन जाती है और उसमें सत्ता की भागीदारी भी है, जो बहुत चिंतनीय विषय है और इसका लाभ कहीं ना कहीं नक्सल मूवमेंट को होता रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय स्तर की समझ की योजनाएं बनाई जानी चाहिए और छोटे छोटे पॉकेट्स के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए, उसमें स्थानीय भागीदारी होनी चाहिए और इनका गहराई से, इनको बड़ी कड़ाई से निगरानी में इंप्लीमेंट करना चाहिए। बदलाव आएगा। बिल्कुल, और हम भी चाहते हैं बदलाव आए। एक बड़ी सफलता, एक बड़ी जीत मिली है और इस जीत को हम लगातार इसी तरीके से हासिल करते रहें, यही आज की पूरी चर्चा का मकसद भी था और इसी ओर हमने चर्चा करके तथ्यों को जाना भी है। समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को आज हम यहीं खत्म करेंगे। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ कांग्रेस की ओर से अमित श्रीवास्तव जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ मिथिलेश मिश्रा जी थे, उनका बहुत धन्यवाद। राजकुमार राठी जी ने अपना समय दिया, उनका धन्यवाद। और वर्णिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चारों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।